प्रस्तावना। क्या बीजिंग में सिर्फ हाथ मिलेंगे या दिल भी? क्या यह एक और औपचारिक मुलाकात होगी या इसमें छिपी है भविष्य की कोई नई राह? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल भारत और चीन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। आज 10 अगस्त 2025 है और दुनिया की नजरें बीजिंग पर हैं। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि क्या होने वाला है जहां एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन इस बार कई मायनों में खास है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच कई भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं। इस बार की कहानी में एक उम्मीद है, एक आशंका है और एक बड़ा सवाल, क्या कूटनीति की जटिलताओं के बीच कोई समाधान निकल पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात, जो कि इस सम्मेलन का सबसे प्रतीक्षित पल है, सिर्फ औपचारिक होगी, एक रस्मी मुलाकात जिसमें सिर्फ तस्वीरें खींची जाएंगी और कुछ औपचारिक बातें होंगी, या लद्दाख की बर्फ पिघलाने की कोई ईमानदार कोशिश भी होगी? क्या दोनों नेता सीमा पर शांति स्थापित करने और विश्वास बहाली के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? यह मुलाकात 2 परमाणु शक्तियों और 40% आबादी के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए इसके परिणाम न केवल इन 2 देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे। गलवान घाटी की झड़प के बाद से भारत चीन रिश्तों में भरोसा लगभग खत्म है और दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई बन गई है। सीमा पर तनाव है और व्यापार के बावजूद दिलों की दूरी बनी हुई है। क्या यह दूरी कम हो पाएगी या यह और बढ़ेगी? एससीओ का मंच भारत के लिए एक अवसर है, एक ऐसा मंच जहां भारत अपनी बात रख सकता है और चीन के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। क्या भारत और चीन अपने मसलों पर कोई शांत कोना तलाश पाएंगे? क्या वे विवादों को सुलझाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई रास्ता खोज पाएंगे? आज प्राइम टाइम में हम जानेंगे कि एससीओ भारत के लिए क्यों अहम है और इस मुलाकात से क्या हासिल हो सकता है। हम यह भी देखेंगे कि इस मुलाकात के पीछे की भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताएं क्या हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ को अक्सर पूरब का नाटो कहा जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी कुछ गतिविधियां और उद्देश्य नाटो से मिलते जुलते हैं, खासकर सुरक्षा और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में। लेकिन इसकी कहानी नाटो से बिल्कुल अलग है। यह सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। इसकी शुरुआत 1996 में शंघाई 5 से हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य सीमा सुरक्षा और आपसी विश्वास को बढ़ाना था। और आज यह सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग का एक बड़ा मंच बन चुका है। इसने अपने सदस्यों के बीच व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया है। भारत और पाकिस्तान को 2017 में एक साथ सदस्यता मिली। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने एससीओ के भू राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया। यहां भारत को मध्य एशिया से जुड़ने का एक अनूठा मौका मिलता है, जिससे व्यापार और ऊर्जा के नए रास्ते खुलते हैं। यह भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के गहरे गठजोड़ की चुनौती भी है, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। एससीओ यूरेशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, जो दुनिया की आबादी और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य एशिया पर निर्भर है। अफगानिस्तान में स्थिरता लाना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना, साझा रणनीति बनाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन इस मंच पर चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, रूस और चीन की आपसी प्रतिस्पर्धा और पाकिस्तान की मौजूदगी भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी करती हैं। इन सब के बीच भारत को बड़ी सावधानी से संतुलन साधना होता है ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सके। एससीओ दोस्ती, दुश्मनी और कूटनीति का एक अनूठा अखाड़ा है, जहां हर सदस्य देश अपने अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश करता है, जहां भारत को हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होती है ताकि वह इस जटिल भू राजनीतिक खेल में आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद रहने वाला है। आतंकवाद एक ऐसा वैश्विक खतरा है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत इस मुद्दे पर अपनी आवाज को और भी मुखर करने के लिए तैयार है। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है और देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और एससीओ मंच पर वह अपनी आवाज बुलंद करता है। इस मंच का उपयोग भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट मोर्चा बनाने के लिए करेगा।
विडंबना यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और लंबे समय से आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करता रहा है और चीन अक्सर उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाता है। यह दोहरा रवैया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। भारत बिना नाम लिए सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधेगा और आतंकवाद के वित्तीय पोषण जैसे गंभीर मुद्दे उठाएगा, क्योंकि आतंकवाद को धन मुहैया कराना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। संदेश साफ, आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की कोशिश होगी कि मध्य एशिया के देश उसके साथ खड़े हों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन करें, क्योंकि वे भी कट्टरपंथ से जूझ रहे हैं। आतंकवाद और कट्टरपंथ दोनों ही क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। भारत आरटीएस को और प्रभावी बनाने पर जोर देगा ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। खुफिया जानकारी साझा करने से आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करने में मदद मिलेगी और आतंकवादियों की साझा सूची बनाने पर जोर देगा, जिससे उन्हें ट्रैक करना और उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। बीजिंग में भारत की आवाज कितनी सुनी जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग करने के लिए कितना तैयार है। यही एससीओ की दिशा तय करेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ की भूमिका भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और परिपक्वता का उदाहरण है। तीसरा मुद्दा है पाकिस्तान। यह मुद्दा हर एससीओ बैठक में चर्चा का एक स्थायी और अहम हिस्सा होता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीर का मुद्दा उठाने की पुरजोर कोशिश करेगा, जबकि भारत इस चर्चा को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रखना चाहेगा। भारत का रुख इस मामले पर साफ है। कश्मीर उसका अभिन्न आंतरिक मामला है और आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम कसे बिना पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। एससीओ मंच पर पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन भारत इस बार भी कूटनीतिक रूप से सतर्क और सजग रहेगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है तो भारत सख्त लहजे में जवाब देगा और दुनिया का ध्यान आतंकवाद की ओर खींचेगा। भारत का मुख्य लक्ष्य है पाकिस्तान को दुष्प्रचार फैलाने से रोकना और सभी की भागीदारी से मुख्य चर्चा को सकारात्मक एजेंडे पर केंद्रित रखना। फिलहाल संवाद की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन भारत अपनी प्राथमिकताओं पर हमेशा अडिग रहेगा। एससीओ को समझना है तो नक्शे और आंकड़ों की भाषा जानिए। यह संगठन यूरेशिया के 60% भूभाग और 40% आबादी को कवर करता है और इसकी संयुक्त जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 30% है। चीन बीआरआई के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, रूस सुरक्षा भूमिका बनाए रखना चाहता है और भारत संतुलन साधता है। भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है, वह कनेक्टिविटी के वैकल्पिक मॉडल जैसे चाबहार बंदरगाह को बढ़ावा देता है। भारत की रणनीति सीधे टकराव के बजाय व्यवहारिक विकल्प पेश करना और सहयोग बढ़ाना। ऊर्जा भी बड़ा मुद्दा है। मध्य एशिया के देश गैस तेल के भंडार पर बैठे हैं। भारत चीन बड़े आयातक हैं। एससीओ मंच इन जटिलताओं पर चर्चा और विश्वास बनाने का मौका देता है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। निष्कर्ष, बीजिंग में एससीओ सम्मेलन के बाद असली सवाल है, आगे क्या? यह सम्मेलन एक नई विश्व व्यवस्था की प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि अहम खिलाड़ी है। भारत की उम्मीद आतंकवाद के खिलाफ आवाज को समर्थन, मध्य एशिया से व्यापार और रूस से संबंध मजबूत हों। लेकिन चीन के साथ मतभेद गहरे हैं। पाकिस्तान की नीति में बदलाव की उम्मीद कम। भारत की विदेश नीति अब पहले से ज्यादा परिपक्व और आत्मविश्वासी है। वह क्वाड और एससीओ दोनों में सक्रिय है। भारत अपने फैसले दिल्ली में लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कूटनीति दिलों के मिलने का इंतजार नहीं करती, वह राष्ट्रहित साधती है और भारत ये काम बखूबी कर रहा है।